Good morning students. In today's lecture we will see Hooke's law. Next point, Hooke's law and different modulus of elasticity. देखिए पहले स्टेटमेंट क्या होता है Hooke's law का, within elastic limit stress is directly proportional to strain. This is the statement, Hooke's law. Within elastic limit stress is directly proportional to strain. अब हमें पता है कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज ऑल्सो इन इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. एंड स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. तो जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट. अब इलास्टिक लिमिट का मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्लियर करते हैं हम. इलास्टिक लिमिट, कंसिडर देयर इज़ अ रबर बैंड. सपोज यहाँ पर एक रबर बैंड है. ओके, तो अगर इसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट अप्लाइड फोर्स पर एरिया की वजह से इस रबर बैंड के अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज इट इज़ स्ट्रेचिंग. तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके, सपोज 10 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सपोज 15 न्यूटन, तब भी इसकी लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज होगी. लेकिन हम ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज अगर हम ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन परमानेंटली चेंज हो सकती है. मतलब लेंथ ऑफ द रबर बैंड कैन चेंज परमानेंटली, या फिर रबर बैंड बीच में से कट भी हो सकता है आफ्टर अप्लाइंग द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स. देखिए अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये इसका डायमेंशन चेंज हो जाता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट. तो अगर अप्लाइड फोर्स हम रिमूव करते हैं तो रबर बैंड रिगेन कर सकता है उसकी ओरिजिनल लेंथ. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी लेंथ परमानेंटली चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर इस रबर बैंड बीच में से टूट सकता है, कट भी हो सकता है. तो विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अगर हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 10 न्यूटन तक, मतलब 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, अप टू 10 न्यूटन तक अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी. ओके, अकॉर्डिंगली, एंड देयरफॉर आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स द रबर बैंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इसकी लेंथ रिगेन होगी. लेकिन 10 न्यूटन के बाद अगर ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ अगर इंक्रीज हो जाती है तो दैट इज़ नॉट रिगेन बैक अगेन ओरिजिनल लेंथ. तो इसकी ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं होगी, फिर से ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर वापस नहीं मिलेगी. ओके, तो दैट इज़ नोन एज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. समझ में आ रहा आपको? देखिए मतलब इसका इलास्टिक लिमिट कितना है यहाँ पर, 10 न्यूटन. अगर 10 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करते हैं हम, और तो क्या होगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, और अप्लाइड फोर्स रिमूव करने के बाद ये ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर रिगेन करेगा. लेकिन 10 न्यूटन के बाद अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ये डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगा. अगर हम अप्लाइड फोर्स भी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं तो ये रबर बैंड फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड विद इन इलास्टिक लिमिट. तो हर एक इलास्टिक बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब वहाँ तक अगर हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन होगा, और अप्लाइड फोर्स अगर रिमूव करते हैं तो इलास्टिक बॉडी उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है. लेकिन इलास्टिक लिमिट के ज़्यादा हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक बॉडी के ऊपर तो परमानेंटली डिफॉर्मेशन में चला जाता है. ओके, और ऐसे कंडीशन में फिर अप्लाइड फोर्स अगर हम रिमूव भी करते हैं तो फिर इलास्टिक बॉडी उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता है. तो एवरी इलास्टिक बॉडी हैज़ इट्स इलास्टिक लिमिट. तो विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब जब तक हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे डिफॉर्मेशन होगा, और अप्लाइड फोर्स रिमूव करने के बाद फिर से इलास्टिक बॉडी अगर ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑब्टेन करती है तो दैट इज कॉल्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन इलास्टिक लिमिट.
तो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा फिर, दैट इलास्टिक बॉडी परमानेंटली अंडरगोज डिफॉर्मेशन। ओके, तो फिर वो रिगेन नहीं करेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज। देखिए, अगर हम रबर बैंड कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, अगर इसकी एक इलास्टिक लिमिट हम कंसिडर करते हैं, मान लेते कि 10 न्यूटन तक फोर्स, अप्लाइड फोर्स ये सस्टेन कर सकता है, ओके, बेयर कर सकता है। अब अगर हमने 2 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया है तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। 2 न्यूटन फोर्स अगर रिमूव कर दे तो ये ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा रबर बैंड, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अगर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो इसकी लेंथ यहाँ तक बढ़ जाएगी। अगर 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स अगर हम रिमूव कर देते तो फिर से ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगा। ओके, ऐसे करते करते 10 न्यूटन तक, अगर हम 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते तो यहाँ तक आ जाएगा, मैक्सिमम लेंथ इंक्रीज़ होगी। अगर 10 न्यूटन फोर्स छोड़ देते तो ये फिर से ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगा रबर बैंड। अब इसकी इलास्टिक लिमिट हमने कितनी कंसिडर की थी, 10 न्यूटन। ओके, अगर हम इसके ऊपर 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देते स्टूडेंट तो लेंथ इंक्रीज़ होगी, लेकिन अप्लाइड फोर्स छोड़ देने के बाद ये ओरिजिनल लेंथ पर नहीं चला जाएगा, उसकी लेंथ कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया ना। अगर हम 15 न्यूटन, 20 न्यूटन या बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते तो फिर रबर बैंड टूट भी सकता है, बराबर है। मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है, सिर्फ 10 न्यूटन तक। तो 10 न्यूटन तक हम इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसके वजह से डायमेंशन चेंज होगा, और अप्लाइड फोर्स अगर रिमूव कर देते तो ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में रबर बैंड आ सकता है। सो दैट चेंज इन डायमेंशन इज़ विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से कम रखते हैं स्टूडेंट, अगर 10 न्यूटन से ज़्यादा रखते हैं तो फिर इसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, तो विद इन इलास्टिक लिमिट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है स्टूडेंट। देखिए, विद इन इलास्टिक लिमिट, ओके, स्ट्रेस is directly proportional to strain. So stress is equal to some constant into strain. देखिए, according to statement within elastic limit stress is directly proportional to strain for any elastic body. Okay, stress directly proportional to strain. So stress is equal to प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के बाद हम हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, तो ये कांस्टेंट यहाँ पर इनटू स्ट्रेन, या फिर कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, देखिए हम कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सो दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is equal to stress divided by strain। ये फॉर्मूला होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस टू स्ट्रेन ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, द अप्लाइड फोर्स शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट। अप्लाइड फोर्स कैसे होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर हमें पता है कि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अगर हम फोर्स अप्लाई करते तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, देखिए, अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है, along the x axis let there is strain and along y axis let there is stress। तो ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है स्टूडेंट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और कहीं पर भी अगर हम ग्राफ लेते हैं 2 पॉइंट कंसिडर करके, तो ये जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, व्हाट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस, बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना स्लोप का मतलब, चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो स्लोप इज इक्वल टू चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय
चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब स्ट्रेन, राइट। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो यहाँ पर मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। और अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर आप स्लोप लेते हो स्टूडेंट तो स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। सो स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज फॉर पर्टिकुलर इलास्टिक बॉडी दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट बॉडी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज within the elastic limit modulus of elasticity is defined as the ratio of stress to strain। अब ये वैल्यू कांस्टेंट होती है स्टूडेंट। इसका और एक मीनिंग क्या होता है, देखिए कि जैसे हमें पता है कि इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी टू अपोज द डिफॉर्मेशन, बराबर है। तो यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मीनिंग यही होता है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलास्टिक बॉडी टू अपोज द चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलास्टिक बॉडी टू अपोज द डिफॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना वो डिफॉर्मेशन को अपोज करता है स्टूडेंट। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलास्टिक बॉडी। ओके, तो देखिए हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, बराबर है। मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक बॉडी के ऊपर तो तीन तरह के चेंजेस होते हैं, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप। उसी तरह से स्ट्रेन भी तीन तरह के हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, बराबर है। तो इसका मतलब स्ट्रेस तीन तरह के, स्ट्रेन तीन तरह के, इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह के होंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। So there are three types of modulus of elasticity। ओके, देखिए नंबर वन क्या होगा, यंग्स मॉडुलस, इसका सिंबल होते हैं Y, कैपिटल Y। ओके, सेकंड टाइप है यहाँ पर बल्क मॉडुलस that is denoted by K। Young's modulus, that is modulus of elasticity related to change in length। Okay, bulk modulus, that is elasticity modulus, that is modulus of elasticity related to change in volume। और तीसरा होता है यहाँ पर नंबर थ्री modulus of rigidity that is denoted by eta, and this is related of course to the change of shape of the elastic body। okay, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट और उसका मीनिंग। तो स्टेटमेंट क्या है, हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी नहीं होंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं तो दैट इज़ कांस्टेंट नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो तीन टाइप्स हैं यहाँ पर, नंबर वन यंग्स मॉडुलस, सेकंड बल्क मॉडुलस एंड थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। राइट स्टूडेंट, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, एसआई यूनिट इज किसका एसआई यूनिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन, दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, तो स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस फॉर्मूले से बताइए मुझे यूनिट क्या होगा फिर, ऐसा यूनिट फोर्स मतलब न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या होगा, इक्वल टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, बराबर है। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसको यूनिट नहीं होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट मतलब स्ट्रेस का यूनिट होता है, तो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट इज
दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और डायमेंशंस, देखिए डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस आर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो L -1 m1 T -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो तीन टाइप्स है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो एक एक यहाँ पर टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टाइप देखिए स्टूडेंट, यंग्स मॉडुलस। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट, दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट, ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तीन तरह के और स्ट्रेन भी तीन तरह के हैं। चेंज इन लेंथ से रिलेटेड हम क्या कहेंगे यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। मतलब यंग्स मॉडुलस रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, bulk modulus related to change in volume, modulus of rigidity related to change in shape of the elastic body। तो Young's modulus मतलब क्या होता है, Young's modulus is defined as the modulus of elasticity related to change in length of elastic body, जैसे कि rod, beam या फिर metal wire etc. due to applied deforming force। देखिए यहाँ पर एक metal wire हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ मेटल वायर, एक मेटल वायर यहाँ पर, सिलेंड्रिकल मेटल वायर, ओके। वायर जनरली सिलेंड्रिकल ही होती है। तो वन एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड एट दिस रिजिड सपोर्ट एंड अदर एंड इज फ्री, ओके, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज सपोज कैपिटल L। तो ये लेंथ ऑफ वायर कैपिटल L है यहाँ पर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ओके, दैट एरिया इज कैपिटल A। और रेडियस कितनी होगी इसकी, लेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज R, रेडियस R है स्टूडेंट, ओके। नाउ लेट एट द फ्री एंड अ लोड इज अटैच्ड, जिसका मास है यहाँ पर m, दैट इज लोड इज अटैच्ड एट द फ्री एंड, ओके। तो इसके वजह से क्या होगा, देखिए इस लोड का जो वेट होगा दैट इज W इज इक्वल टू mg, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो दिस वेट ऑफ द लोड एक्ट्स एज डिफॉर्मिंग फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा स्टूडेंट, ओके। और इस अप्लाइड फोर्स के वजह से लेट देर इज इलोंगेशन टेक्स प्लेस इन द वायर बाय द लेंथ L, स्मॉल l। मतलब स्मॉल l का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंशन या इलोंगेशन। इतनी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई स्टूडेंट। ओरिजिनल लेंथ L थी और इस लोड के वजह से, अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वायर की लेंथ सपोज L से यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो चेंज इन लेंथ होगी ना यहाँ पर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, देखिए पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। नो फोर्स मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ द लोड, दैट इज mg डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब क्या होगा, देखिए ये सर्कुलर पार्ट होता है, जनरली वायर्स आर सर्कुलर, ओके। तो फिर एरिया क्या होगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वेयर, ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मीनिंग हमें क्लियर है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर लेंथ में चेंज होता है, तो चेंज इन लेंथ मतलब स्मॉल l अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब कैपिटल L, ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पता हो गया और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी पता हो गया। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लीनियर स्ट्रेस, ओके। अब अगर इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशियो हम लेते हैं विथ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो हमें जो कांस्टेंट मिलता है स्टूडेंट, जैसे देखिए रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड वी ऑब्टेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। तो अगर इसका रेशियो हम लेते हैं तो दैट इज फर्स्ट टाइप, यंग्स मॉडुलस। सो देयरफॉर यंग्स मॉडुलस कैन बी डिफाइंड एज, ओके, इज रिटन एज, देखिए यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू
longitudinal stress divided by longitudinal strain, यंग्स मॉडुलस का सिंबल हम कैपिटल Y यूज़ करते हैं स्टूडेंट। Y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके, F by A दैट इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्मॉल l बाय कैपिटल L, है ना, बिकॉज यंग्स मॉडुलस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो दिस कैन बी रिटन एज F by A इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल होगा कैपिटल L बाय स्मॉल l। तो ये एक फार्मूला यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट। कौन सा फार्मूला होगा? दैट इज y इज इक्वल टू F L कैपिटल L, ओके, F L डिवाइडेड बाय A इंटू स्मॉल l, ये फार्मूला होगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस। देखिए F कैपिटल L डिवाइड बाय A इंटू स्मॉल l, what is F? That is applied deforming force, that is weight of the load. Capital L original length of the wire, A cross sectional area and small l का मतलब होता है extension due to deforming force. Okay, so Y is equal to F का मतलब क्या होता है mg capital L divided by A मतलब pi r square into small l. Now this is equation number 4. Okay, अगर हमें डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ, तो इस फार्मूले से हम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। या फिर लोड का मास यहाँ पर दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस अगर दिए, तो ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इससे हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यंग्स मॉडुलस का मीनिंग क्या होगा? देखिए यहाँ तो क्लियर है ना कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस, यहाँ पर रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। लेकिन इसका मीनिंग और क्या होता है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी टू अपोज द डिफॉर्मेशन, देखिए y की जो वैल्यू होती है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है? दैट इज 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये उसकी वैल्यू होती है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻10। ओके, देखिए SI यूनिट तो पता है ना हमें, SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, बिकॉज इट इज़ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ओके, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे नंबर 1 लेड, ओके, प्लम्बर लेड, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? यहाँ पर लेड के लिए y की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पर जैसे कि एल्यूमिनियम, ओके, तो एल्यूमिनियम के लिए y की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। नंबर 3 सपोज हम लेते हैं नेक्स्ट गोल्ड, तो गोल्ड के लिए यहाँ पर गोल्ड का सिंबल क्या होता है? गोल्ड दैट इज AU, ऑरम मतलब गोल्ड। ओके, तो गोल्ड के लिए y की वैल्यू मतलब यंग्स मॉडुलस कितना होता है? 8.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। वैसे अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील, ओके, तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? दैट इज़ 21.0 मतलब 21 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। देखिए अब यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू यंग्स मॉडुलस की इन गिवन एग्जाम्पल किसके लिए? स्टील के लिए, मतलब 21 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। और सबसे कम किसके लिए? लेड के लिए 1.5, एल्यूमिनियम के लिए 7.5। अगर हम एल्यूमिनियम और स्टील ये दो मटेरियल कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो एल्यूमिनियम और स्टील में से किसकी वैल्यू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है? स्टील की वैल्यू है ज़्यादा है, 21 इंटू 10⁻10, और एल्यूमिनियम के लिए कितने? 7 इंटू 10⁻10। ओके, इसका मतलब किसकी अपोजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी? एल्यूमिनियम की या फिर स्टील की? स्टील की,
बिकॉज देखिए आप, यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। जैसे हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर लोड है देखिए, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से लेंथ चेंज हो रही, ओके। और यंग्स मॉडुलस मतलब दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी टू अपोज द डिफॉर्मेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा अपोज करेगा डिफॉर्मेशन के लिए। एल्यूमिनियम कम अपोज करेगा कंपेयर टू स्टील। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है? स्टील की। इसलिए एल्यूमिनियम और स्टील में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा इलास्टिक बॉडी कौन सी होगी? स्टील होगी, बिकॉज ये ज़्यादा अपोज करता है ना। देखिए, इलास्टिसिटी का मीनिंग भी हमने क्लियर किया था लास्ट लेक्चर। व्हाट इज इलास्टिसिटी? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी टू अपोज द चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन, ओके। तो जो इलास्टिक बॉडी डिफॉर्मेशन को ज़्यादा अपोज करता है दैट हैज़ हाई इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो स्टील की इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, रेस्टोरेंट। तो इस तरह से हम यंग्स मॉडुलस देखिए, यंग्स मॉडुलस, इसकी और एक डेफिनेशन क्या कर सकते हैं हम? दिस इज द resistance of elastic body for elongation और compression। देखिए, ड्यू टू इलोंगेशन एंड ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो अगर हम अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही, तो उसको अपोज करने वाली प्रॉपर्टी मतलब यंग्स मॉडुलस होता है, ओके। सो यंग्स मॉडुलस कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ इलास्टिक बॉडी फॉर इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, राइट स्टूडेंट।